टेस्ट चला इसलिए नहीं लिया कि इसमें वो बैच भी है जो नहीं पढ़ा है, इसलिए नहीं लिया टेस्ट। टेस्ट होगा, टाइमिंग खाली चेंज हो जाएगा। टेस्ट तो तुरंत करवा देंगे। तुम लोग तैयार है? पढ़ के आए हैं? मारे लात इतना म्याज कर देंगे बुलंद। कल पढ़ के आना, कल होगा टेस्ट, ठीक है? टेस्ट का टाइमिंग होगा 5 से 5:30। क्लास के टाइम को डिस्टर्ब करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि अन्य बच्चे भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए। 5 बजे हम छोड़ेंगे क्लास। क्वेश्चन बना हुआ है, हम ही रोक दिए हैं, क्योंकि आज बोले हैं तो थोड़ा पढ़ा होगा, आज फिर बोलते हैं थोड़ा, फिर कल पढ़ के आएगा। टेस्ट में हम ही नहीं चाहते हैं कि तो और क्वेश्चन नहीं बने, हम ही चाहते हैं कि तो और क्वेश्चन बने। तो आप एक बार देख के आइएगा, ठीक है? कल लक्ष्मण इसका टेस्ट करवा देना 5 बजे से। अभी जीरोक्स करवा के रख लो बारकोड के साथ। आज ये चला जी, हम लोग थे कहां पर थे? चला हम लोग यहां तक हुआ था ना। अब चला कुछ बातें हैं जिसको आपको समझनी पड़ेगी। जैसे गैस का दाब, किसका दाब चला? एक होता है बैरोमीटर, नाम तो सुना ही होगा। वन इज बैरोमीटर। एक होता है मैनोमीटर, और एक होता है वेंचुरी मीटर। ठीक है? बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है। मैनोमीटर किसका दाब नापता है? मैनोमीटर गैस का दाब नापता है। गैस का दाब नापता। एक होता है वेंचुरी मीटर, द्रव के प्रवाह का वेग नापता। द्रव के प्रवाह का वेग नापता। सब अलग अलग है, ठीक है? द्रव के प्रवाह का क्या नापता है? वेग नापता। कौन? वेंचुरी मीटर। सब पैरामीटर्स अलग अलग है, ठीक है? ये बेंच तुम लोग खाली क्यों नहीं कर देता है? खाली कर दो। आदेश सही, रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं हम। 3 गिनेंगे, कोई नहीं दिखना चाहिए। 1 2 2.5। दिख कहां रहा है हमको कुछ? चलो जिसको उस पे जाना है जाओ। धीरे धीरे क्या क्योंकि मारेंगे, भांजा इतना मारेंगे तो। और मामा के ना कोचिंग है रे, तो तुरा तो गोदियों में वो बैठा लेना चाहिए। गौर फरमाइएगा। बैरोमीटर क्या नापता है? चला वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर क्या नापता है? गैसों का दाब। अब वेंचुरी मीटर क्या नापता है? द्रव के प्रवाह का वेग। जल्दी से लिख लीजिए। द्रव के प्रवाह के वेग को नापता, लिखिए। ये दोनों बेंच थोड़ा हाइट ज्यादा है क्या रे? हाँ? अच्छा हम ठीक करवा देते हैं। ये दोनों बेंच पीछे चल जाएगा। पीडीएफ से हम नहीं पढ़ाते हैं। चला एसके झा सामान्य विज्ञान।
बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, मैनोमीटर गैस का दाब, वेंचुरीमीटर द्रव के प्रवाह का वेग नापता है। हो गया? लिख लिए? तीनों अलग अलग है, चला बढ़िया से क्वेश्चन बनाइएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। द्रव के प्रवाह का क्या नापता है? वेग। आगे बढ़े बढ़े। अब गौर फरमाइएगा, ये हो गया था, हम कह रहे थे गैसों का दाब किसके द्वारा? मैनोमीटर। कम दाब पर गैस विद्युत का क्या होता है? सुचालक। डॉल्टन का नियम ये चला, डॉल्टन का आंशिक दाब का नियम था। क्या नियम था चला? डॉल्टन का ने आंशिक दाब का नियम दिया था। कौन नियम दिया था चला? आंशिक दाब का नियम। डॉल्टन ने क्या दिया था? आंशिक दाब का नियम। चला, ये कोई वस्तु है, इस पर एक दाब लग रहा है P1, एक दाब लग रहा है चला P2, एक दाब लग रहा है चला P3, एक दाब लग रहा है चला P4 लग रहा है। तो आंशिक मतलब चला थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लीजिए चला जी कि ये कोई वस्तु है, इस पर हम 1 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं, या 1 पास्कल का दाब इधर से लगा रहे हैं, 2 पास्कल का दाब इधर से लगा रहे हैं, तो कुल दाब 2 1 3। तो ई आंशिक हुआ, ई भी आंशिक हुआ, पूर्ण हो जाएगा दोनों को जोड़ के। यही बात ही कहते थे। डॉल्टन ने अपने आंशिक दाब के नियम में कहा था, इसका जो मेन मोटो था वो ये था कि अगर किसी वस्तु को दबाते हैं, क्या करते हैं? अगर किसी वस्तु को दबाते हैं तो दबाएंगे ना, तो आंशिक दाब का जो कुल योग होगा वो कुल दाब के बराबर होगा। क्लियर? पी टोटल जो है, P total is equal to P1 plus P2 plus P3 डट। सही है कि गलत है? और ये जो नियम था वो किस गैस के लिए ट्राई किया गया था? CO प्लस H2 के लिए। किस गैस के लिए ट्राई किया गया था? CO प्लस H2 के लिए। किस गैस के लिए ट्राई किया गया था? CO प्लस H2 गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड ना, CO बोले तो, और CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे। कहते हैं आंशिक दाब का नियम कि P1 प्लस P2 प्लस P3 आंशिक दाबों का जो योगफल होगा वो कुल दाब के बराबर होगा। सही है कि गलत है? तो कहते हैं चला जी, यह नियम 1802 ईस्वी में जॉन डॉल्टन ने दिया था। किसने दिया था? इसलिए इसे डॉल्टन का आंशिक दाब नियम कहते हैं। डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी कहा जाता है। अक्रिय गैसों के मिश्रण में प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है। प्रत्येक गैस कैसा व्यवहार करती है? अक्रिय गैस जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसको अक्रिय गैस कहते हैं। चला, अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं कर, नाम है अक्रिय, जो अभिक्रिया न करे। जो अभिक्रिया करे तो कहते हैं व्यवहार करती है, जो मिश्रण में उपस्थित अन्य गैसों से अप्रभावित रहती है। इसे मिश्रण, देखिए चला, एक क्वेश्चन था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा सुपर्ब क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्वेश्चन था, तेलीय पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। चलो एक बात बताइए, पानी का जो बोतल है, तेल है, मान लीजिए कड़वा तेल जानते हैं ना, कड़वा तेल, नारियल का तेल, उसको खोल के रखना ठीक रहता है कि बंद करके? तो बंद करके अगर खोल के रखेंगे तो ऑक्सीजन है मार्केट में, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता होगा तो सड़ जाता होगा या खराब हो जाता होगा, इसीलिए ना बंद करके रखते हैं।
तो उसको बचाने का काम कौन करेगा? उसको बचाने के लिए हम लोग, एक ऑप्शन था ऑक्सीजन सुरक्षित रखा जाता है, एक ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, दूसरा था कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, तीसरा था CO2 एंड CO, चौथा था चला हीलियम एंड नाइट्रोजन। दिस इज द राइट आंसर। हम लोग याद क्या करते हैं, चला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम लोग याद क्या करते हैं? हम लोग याद करते हैं कि जैसे पॉपकॉर्न खाते हैं ना, हम लोग चिप्स वगैरह खाते हैं, उसमें गैस भरी हुई होती है, वो नाइट्रोजन होता है। लेकिन चला अगर नाइट्रोजन के साथ साथ दो ऑप्शन थे, तब आपको चुनना पड़े, कोई एक चुनना है तब तो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ किसी को चुनना है तो नाइट्रोजन प्लस क्या हो जाएगा, हीलियम। क्योंकि नाइट्रोजन और हीलियम ऑक्सीकृत होने से बचाता है। ऑक्सीकृत होना मतलब ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीकृत होना मतलब क्या होना, ऑक्सीजन से जुड़ना। ऑक्सीकृत होना मतलब, ऑक्सीकृत होना मतलब ऑक्सीजन से जुड़ने से कोई चीज सड़ जाता है, ऑक्सीजन से जुड़ने से कोई चीज क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो अगर हम ऑक्सीजन से इसको नहीं जोड़ना चाहते हैं तो इसको किस गैस में रखना होगा, हीलियम और नाइट्रोजन। क्लियर है? इसीलिए आप देखिएगा सील पैक कहते हैं, सील पैक रहने दो, खराब हो जाएगा ना। हमें कहते हैं बिस्कुट काहे फाड़ रहा है रे, सील पैक रहने दो, खराब हो जाएगा ना। तेल फाड़ दिया तो रहने नहीं देता, क्यों? इस बात पर हम लोग क्यों जोर देते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और हीलियम और नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है, वो उसको खराब नहीं होने देता। आप एक चीज गौर करते होंगे, तेले खरीदने जाते हैं तो पूरा तेल भरल रहता है, चाहे वो कंपनी बनाने वाला पागल है जो कहीं दूर खाली रखता है, उसमें चला नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरी हुई होती है जो उसको खराब होने से बचाता है। बुझे कि नहीं? तो चला जी, खराब होने से बचाता मतलब ऑक्सीकृत होने से बचाता है। किससे बचाता है? एंड द एक्सप्लेनेशन इज ऑक्सीकृत होने से। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकृत होने से बचाता है, होने से बचाता है। देख क्या रहे हो मेरा मुंह, जल्दी से लिखो, इतना बढ़िया चीज बता रहे हैं, जल्दी जल्दी नोट करो। चला जी, जिनको बुक नहीं मिल रहा है वो swapday.in पर बुक कीजिए, 15 दिन में पहुंचेगा। कोई पटना में है तो ओकरा से मंगा लीजिए, पटना में हर बुक स्टोर पे अवेलेबल है, सहरसा वगैरह में भी बुक स्टोर पे अवेलेबल है। नहीं मिलता है सहरसा में रे? कौन बुक स्टोर में? सुरभि बुक स्टोर है सहरसा में, वहां जाइए मिल जाएगा। बिमला, सब लड़की के नाम है रे, सुरभि, बिमला, आरती। हाँ, मेन लड़की लक्ष्मी होती है ना, इसलिए उसी के नाम पे खोला जाता है। हम लोग पता नहीं क्या होते हैं, है? लड़की तो लक्ष्मी होते हैं, हम लोग साफ बेलल्ला, नालायक, हम लोग रावण है ना। लेकिन ये बात है, चला लड़की का किसी भी घर में अगर आगमन होता है तो लोग कहते हैं उस घर में बरकत होती है, ठीक ना? तो कितने लोगों की बहनें हैं? सबकी बहनें। कितने लोगों की नहीं है? आप लोग को पढ़िए, कुछ हो नहीं सकता है। हो गया रे? हीलियम प्लस क्या, नाइट्रोजन, लिख लिया। अब चला देखो, अक्रिय गैसों के मिश्रण में प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप से, अक्रिय गैस 6 गो है, चला अक्रिय गैस 6 गो है, केकरो से अभिक्रिया नहीं करता। अक्रिय जो क्रिया ना करे, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अक्रिय गैस कितने हैं? 6, लिख लीजिए।
बुक आपको सर लीजिएगा तभी पढ़िए, पढ़ पाइएगा, ना तो कैसे पढ़िएगा? ये किताब कॉपी ले ले हैं। इनर्ट गैस। अब चला ये मत सोचना कि देखो बैचो ले लिए हैं, किताबों खरीदवा रहा है, किताब को भी खरीदना पड़ेगा, उसका ठेका हम थोड़े लिए हैं। माँ कसम, पेपर हमारे बाप के घर में बनता है, पेपर में पैसा लगता है, प्रिंटिंग में पैसा लगता है, पैसा देना पड़ेगा। वो सब झोल वाला धंधा नहीं चलेगा। वो तेल हमने लगा रहे हैं, तोरा बाबू रे किताब खरीद लो, नहीं मन करता जिरोक्स करवा लो, जान जिरोक्स करवाने। चला जिरोक्स से कम में तुमको किताब उपलब्ध मिल रहा है तो जाके लीजिए। हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हम प्रिंटिंग कॉस्ट में यहाँ पर भी अवेलेबल। कितने लोग नहीं लिए हैं? जो लोग नहीं लिए हैं, बाहर कितना मिलता है? 270। 270 में मिलता है ना? यहाँ भी वही दाम है बाबू, क्या करें। उज्जवल जाल वाला धंधा। अच्छा कोई बात नहीं, अभी जिसको इसको लेना होगा अभी जाके ले लेना, हम बोल देंगे 200 रुपये हम दे देगा, हो जाएगा ना? लेकिन लेके पढ़ो। अच्छा चला बताओ, इतना मोटा किताब कभी खरीदा है 200 टका में? ये इतना मोटा किताब कभी 200 टका में, वो भी 4 कलर में छपा हुआ, 4 कलर में छपा, डबल में मिलता होगा तुमको, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में किताब मार्केट में मिलेगा, वो भी इतना मोटा 200 टका में नहीं मिलेगा। मिल जाएगा क्या? तो चला, वो मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट है लगभग 196 टका, 196 रुपीज हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट है। तो चला, हमारा खुद का प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि सर 30 से 40 लोग पब्लिकेशन में काम कर रहे हैं, किताब पे काम करने वाले लोग होते हैं, टाइपिस्ट होता है, प्रूफ रीडर होता है, सबका रोजी रोटी इसी से चलता है। हमेशा बुक अपडेट होते रहता है। अभी भी इस पर 6 से 7 लोग काम कर रहे हैं कि कहां कहां दिक्कतें हो रही है उसको ठीक करें। तो चला, अब सोच के देखिए, नहीं इतना मोटा कॉपियो आपको मिलता है, जो सादा रहता है वो मिलेगा 100-125 रुपया में। इतना मोटा कॉपी आपको कोई कॉपी खरीदा है अभी रिसेंटली? 1 में खरीदा है, 120 में। देखो तो रे चोटमल, 120 में इस साल एक से मोटा ना है ये, वो तो हम 200 में अवेलेबल की चाहता, डी डावर लिख दें, कहेगा 2 कटा खेतों लिख देंगे। माँ बच्चा को जैसे कहेगा ना किताब लो, उसको लगता है कि देखो पैसा ले रहा है, मारेंगे इतना मारेंगे। चिट्टा पैसा लेते हैं, पसीना बहाते हैं उसके लिए, मुफ्त में थोड़े तरह से पैसा लेते हैं। अरे पुराना वाला है तो नया वाला ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। पुराना से भी जियो, आपको दिल करे उससे काम चलाए। ऐसे भी हमारा पैसा बच नहीं रहा है, वही जो है वही रहने दो। हीलियम नियन जो है ना तुम्हारे पास, वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक करवा देंगे। कुछ कुछ जगह पर एरर है, उसको ठीक करना होगा। अक्रिय गैसों के मिश्रण स्वतंत्र रूप में व्यवहार करते हैं, जो मिश्रण में उपस्थित अन्य गैसों से अप्रभावित रहते हैं। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता। इस मिश्रण के प्रत्येक गैस एक दाब उत्पन्न करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आंशिक दाब। डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार गैसों के मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाबों का क्या होता है? योग होता है। चला, अर्थात गैसीय मिश्रण का कुल दाब बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 N होता है। यह आंशिक दाब है और ये क्या है? चला, कुल दाब। ऑनलाइन वालों को चला जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। मैं नहीं लोग का कोई ठीक नहीं रहता है। अभी तुम तुरंत बुक करोगे तो हम जितना MRP है डिलीवरी चार्ज फ्री करवा देंगे। नहीं तो एगो आज बुक करेगा, एगो परसों। आदर्श गैस, आदर्श गैस क्या है? चला, जो गैस के सभी नियमों का पालन करे उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। गैस के सभी नियमों का पालन करता है उसे हम कौन गैस कहते हैं? आदर्श। फॉर एग्जाम्पल चला जी देख लीजिए, जैसे आप V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P क्या नियम है? ये छोटा देख के थोड़ा पता चलना चाहिए बॉयल का नियम। अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P V T B C G।
अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। गिलसा का ये एवोगाड्रो है, क्या का नियम है? अभी चला ये तीनों मिला के अगर लिखेंगे तो LHS सबका समान है, तब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको T और N ऊपर में P नीचे में लिख दें। T और N समानुपाती है, P व्युत्क्रमानुपाती ना है, इसको हम लिख सकते हैं TN बटा P। अरे P नीचे ना है, इसको हम लिख सकते हैं PV समानुपाती TN। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा R, PV बराबर हो जाएगा RTN। इसको हम लिख सकते हैं PV बराबर NRT। यहां चला R जो है ये गैस नियतांक है। क्या है ये? गैस नियतांक है। और R गैस नियतांक है तो R बराबर हो जाता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। R बराबर हो जाता है चला 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो PV बराबर NRT। N का मान अगर 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? PV बराबर RT हो जाएगा। हो N का मान अगर 1 ले लेंगे तो PV बराबर RT नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहां कहता है आदर्श गैस वह गैस जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैस के नियम का पालन करता है, क्या कहलाता है? आदर्श गैस। देखिए V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ये है बॉयल्स का नियम। किसका नियम? यह है चार्ल्स का नियम। और E है एवोगाड्रो का नियम। तीनों को मिला के लिख सकते हैं V समानुपाती TN बटा P। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, R आएगा तो क्या हो जाएगा? E इधर चल जाएगा तो PV बराबर NRT हो जाएगा। यहां से हम इसको इधर लेके आएंगे चला, तो PV बराबर NRT नहीं लिख सकते। यही आदर्श गैस समीकरण है, जहां P क्या है? दाब, गैस, V आयतन, N गैस के मोलों की संख्या और R सार्वत्रिक गैस नियतांक जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर। T क्या है? परम ताप। PV बराबर ये आदर्श गैस समीकरण है। R को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। N बराबर अगर 1 लिखेंगे तो PV बराबर RT हो जाएगा। बोलेंगे आदर्श गैस कहता है वह गैस जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? शून्य। आदर्श गैस चला नेचर में संभव नहीं है। कहता आदर्श गैस उसे कहते हैं जिसको दबाया ना जा सके। आदर्श गैस उसे कहते हैं जिसके बीच घर्षण ना हो। तो ऐसा कोई गैस है जिसके अणुओं के बीच घर्षण न हो, जिसको दबाया ना जा सके? तो नेचर में आदर्श गैस संभव नहीं, लेकिन ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन इस सबको आदर्श गैस मान लिया गया। आदर्श गैस कोई भी चीज चला आदर्श वो होता है जिसका कोई विरोध नहीं हो। कोई ऐसा चीज है अगर कोई विरोध नहीं हो? ऐसा कोई चीज है जिसका कोई विरोध नहीं हो? तो कहते हैं वह गैस जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है तथा वे नगण्य स्थान छेकते हैं, घेरते हैं। अब ऐसा कोई गैस होगा चला जो कोई स्थान नहीं घेरे? कुछ ना कुछ स्थान घेरवे न करेगा, घेरते हैं, आदर्श गैस कहलाते हैं। वस्तुतः आदर्श गैस एक काल्पनिक अवधारणा है जो व्यवहार में संभव नहीं है, लेकिन चला ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन को आदर्श गैस मान लिया गया। आदर्श गैस बड़ी संख्या में एक समान अणु पाए जाते हैं। आदर्श गैस के अणु न्यूटन के गति के नियमों का पालन करते हैं तथा वे अनियमित अथवा यादृच्छिक गति, ये हाईलाइट करो चला, पूछता है गैस में रैंडम मोशन होता है। गैस में कौन मोशन होता है? रैंडम मोशन होता है। आदर्श गैस के अणुओं बल का अनुभव केवल कॉलिजन, कॉलिजन मतलब होता है चला टक्कर, टक्कर के समय होता है और उनके संघट्ट मतलब उसके जो कंपोनेंट हैं में नगण्य समय लगता है। मतलब कॉलिजन में यानी टक्कर में नगण्य समय लगता है। ये सब बकवास बातें हैं चला, जगह कोई मामला नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। ऐसा आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होने के कारण इन्हें ठोस अथवा द्रव अवस्था में परिवर्तित, इस आधार पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं हीलियम को आदर्श गैस के समीप माना जाता है और इन अस्थाई गैस भी कहा जाता है क्योंकि इन गैसों का द्रवीकरण अत्यंत ही क्या होता है? जटिल। किसका किसका?
अब कहता है इचला, देखो मेनली आदर्श गैस का जो पॉइंट है हम तुमको बताते हैं, गौर फरमाना, इसको अलग से नोट डाउन कर लेना। थ्योरी में चला जो मामला है, पहले तो आदर्श गैस दबाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, घर्षण शून्य। घर्षण समझते हैं चला, घर्षण मतलब फ्रिक्शन, रगड़ शून्य, स्थान नहीं छेके। बता आदर्श गैस प्रकृति में संभव है? प्रकृति में संभव नहीं है। ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन को आदर्श गैस मान लिया गया। हाँ क्या क्या? चला हाइड्रोजन भी, हीलियम भी, यहां हाइड्रोजनों लिख लो न। अरे ठीक है यार, चारों होता है। जल्दी से लिखो, यही गुण है चला आदर्श गैस का। हो गया? कॉलिजन, टक्कर, एक दूसरे से टकराना संघट्ट कहलाता है। अब देखो चला, एक क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं बनेगा। एक चीज नोट कीजिएगा, डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए एच डिग्री सी, देखिए ताप का जो एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन और सीजीएस मात्रक है डिग्री सी। ये ध्यान रखिएगा, ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, और सीजीएस मात्रक क्या है? डिग्री सी। लिख लीजिए, कहीं पर चिपका दीजिए। ताप का एसआई मात्रक केल्विन और सीजीएस मात्रक डिग्री सी। ताप का एसआई मात्रक क्या? केल्विन, और सीजीएस मात्रक क्या? डिग्री सी। अब एक चीज और नोट कीजिएगा चला जी, कि डिग्री सी को केल्विन में कैसे बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो x डिग्री सी है, इसको केल्विन में बदलना है तो x प्लस 273 केल्विन। इसका एग्जांपल अगर आप कहिएगा, जैसे 60 डिग्री सी है, इसको केल्विन में बदलना है, या मान लीजिए 27 डिग्री सी है, इसको केल्विन में बदलना है तो 27 प्लस 273 कर दीजिएगा, ये केल्विन हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। और एक मिनट होल्ड डाउन, एक्स केल्विन को अगर डिग्री सी में बदलना है तो एक्स माइनस 273 होता है डिग्री सी। अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर 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 300 केल्विन को डिग्री सी में बदलना है तो 300 माइनस 273 बराबर 27 डिग्री सी। रुक 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 रुक, ध्यान से देख लो फिर लिखना। एच डिग्री सी को केल्विन में बदलना है। केल्विन एसआई मात्रक है कि सीजीएस मात्रक है? अभी केल्विन क्या है और डिग्री सी क्या है? क्या है? तो चला, एक्स डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो जोड़ना है,
273। एक्स केल्विन को डिग्री सी में बदलना, 273 घटाना है। आपको एग्जाम हॉल में पता नहीं चलेगा कहां जोड़े कहां घटाए। वो जो फॉर्मूला है ना P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1, जो कल बताए थे, वो फॉर्मूला सिर्फ केल्विन में लागू होता है। किसमें लागू होता है? अब चला एगो चीज गौर फरमाइएगा कि अगर 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 हाँ, सी का एबीसीडी में कैवा पोजीशन है? हाँ, के का कैवा 11वां। तो सर गौर फरमाइएगा, 3% से 11% में जाएंगे तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? 11% से 3% में जाएंगे तो 3, सी का पोजीशन 3 न है, तो 3 से 11 में जाएंगे यानी के में जाएंगे तो जोड़ेंगे। के से सी में आएंगे। एबीसीडी में सी का पोजीशन क्या है वहां? के का पोजीशन हाँ, तो 3% से 11% में जाएंगे, जोड़ेंगे। 11% से 3% में जाएंगे। बुझा रहा है? गौर से देखो, 3% है कि 11%? 3 से 11 में जाएंगे, जोड़ेंगे। 11 से 3 में जाएंगे तो घटाएंगे। नहीं बुझा होगा? बुझ गया? हाँ, याद नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो याद करना ना पड़ेगा। चला, याद रहेगा? हमको तो एकदम चला याद है। 3% से 11%, जैसे कहता सेल्सियस से केल्विन, हम बुझ जाते हैं। 3 से 11 273 जोड़ देते हैं। आई जो फॉर्मूला लगेगा चला, वो केवल और केवल केल्विन में लगेगा। एक मिनट होल्ड डाउन। कहता है किसी ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का 17 डिग्री सी पर लिया गया आयतन। कितना डिग्री सी पर? हाँ, किसी ताप पर किसी गैस का, मान लेते हैं वो T1 ताप है, 17 डिग्री सी पर, यानी 17 डिग्री सी पर जो लिया गया आयतन है V1 बराबर मान लेते हैं V है। कहता है किस ताप पर किसी गैस का नियत मात्रा का 17 डिग्री सी पर लिया गया आयतन दुगुना हो जाएगा। तो 17 डिग्री सी पर जो आयतन लिए हैं वो कह रहा है किस ताप पर दुगुना हो जाएगा, यानी 2V हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। जब दाब अपरिवर्तित रहे, पहले तो 17 डिग्री सी है तो इसको केल्विन में बदल लीजिए। 17 प्लस दूसरा सी है 3%, 3% से 11% में यानी के में जाना है, तो जोड़ना है कि घटाना है? जोड़ना है ना। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 273, 290 केल्विन हो गया। अब दाब अपरिवर्तित है, यानी प्रेशर का मान कांस्टेंट है। अब प्रेशर का मान चला कांस्टेंट है, इसका मतलब V और T में रिलेशन होगा। अब V और T में रिलेशन होगा, V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2। हम बोले थे V और T में रिलेशन होगा तो टेम्परेचर है तो सीधा रिलेशन होगा। अब सीधा रिलेशन होगा तो V1 बराबर होता है V, अब V2 बराबर क्या हो जाता है 2V इज इक्वल टू T1 बराबर कितना है? T1 बराबर है 290 और T2 बराबर हो गया वाट। इसको काट खोट दीजिएगा तो V से V कट जाएगा, 290 गुना 2, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? 29 दुनिया 58, 580 डिग्री केल्विन हो जाएगा। बुलंद चला। हम थोड़ा सा अगर किसी को टफ लग रहा होगा तो इसलिए लग रहा है कि हम बीच से उठा के एगो चैप्टर पढ़ाए हैं। शुरू से पहला चैप्टर से पढ़ाएंगे, नहीं होगा दिक्कत। अगला जो क्लास हम लेंगे चैप्टर के बाद तो पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इसलिए जिनका छूट गया है या कुछ भी, हम एक चैप्टर बीच से उठा के इसलिए पढ़ाए हैं कि तब तक सारा बच्चा आ जाएगा तो शुरू से फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है? तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले चैप्टर जब शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है? अब फिर से एक बार देखना, अभी थोड़ा सा भारी लगेगा। ठीक है? कहते हैं किस ताप पर किसी गैस के नियत मात्रा का 17 डिग्री सी पर लिया गया आयतन। 17 डिग्री सी पर हम ले लिया आयतन, वो है V। किस ताप पर वो दुगुना हो जाएगा? तो 17 डिग्री सी को केल्विन में बदल दिए, 290 आ गया। दाब अपरिवर्तित है, इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन है। इसका मतलब V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। तो यहां से हो जाएगा V बटा 2B बराबर T1, 290 बटा T2। यहां से आंसर निकाले। अगर ऑप्शन केल्विन में है तो यही आंसर है। डिग्री सी में है तो फिर केल्विन को जो है डिग्री सी में बदलने के लिए कितना घटाएंगे कि जोड़ेंगे? 273 घटा देंगे।
बोलो ना, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डेटा भी नहीं बदलता है, यही डेटा रहता है, क्योंकि चला यहाँ 273 में जुड़ना है, तो जुड़ के फ्रैक्शन आ जाएगा तो सवाल बनवे नहीं करेगा, इसलिए इसका डेटा बदलता नहीं है। सॉल्यूशन शायद किया हुआ होगा। अब चला विसरण क्या है, गौर फरमाइएगा। विसरण क्या है, व्हाट इज विसरण? जैसे चला गैस का गैस में मिलना विसरण कहलाता है। जैसे हम लोग चला जैसे एग्जांपल ले लो तुम, खाने की गंध का नाक तक पहुंचना, इत्र की बोतल से खुशबू का आना, दुर्गंध छोड़ने पर नाक तक पहुंचना, ये सब क्या है? विसरण। कभी ये सुना है कि क्या नाम है आपका, कि करण की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया गया? सुना है रे? अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता, मान लेते हैं चला कि आलिया भट्ट से तो बेचारी के पेट में बच्चा है, पाप लगेगा रे छोटा। आलिया भट्ट से तेरा की दुश्मनी? हमको लगता है प्यार करता होगा, ब्याह कर लिया। मान लेते हैं चला फलनमी के अस्थि को गंगा में विसर्जित कर दिए। तो विसर्जित करना मतलब छोड़ देना कि पकड़ के रखना? तो छोड़ देने के बाद वो गंगा में अस्थिर रहता है कि घुल मिल जाता है? घुल मिल जाता है ना, यही क्रिया तो विसरण है। यही क्रिया क्या है चला? विसरण। क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। कहता है विसरण शब्द लेटिन भाषा के डिफ्यूंडर शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है क्या? फैल जाना, टू स्प्रेड आउट। परमाणुओं अथवा अणुओं के उच्च से, अब देखो चला, जैसे हमारे पेट में जो गैस है उस सटे सटे हैं कि हटे हटे हैं? अब बाहर जब वो निकलते हैं तो अच्छा, कभी ऐसा हो सकता बाहर में विरल है कि सघन है, अंदर में घनियाइल है? कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से अंदर आ रहा है? ऐसा हुआ है किसी के साथ कि एकदम गए पादने उल्टे गैस चढ़ गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो जाता है? एकदम नहीं होता है। जिसका हो रहा है मतलब समझो अनोखा आदमी है। कहते हैं चला इसलिए नहीं होता है, इनकमिंग एकदम बंद है, वो रास्ता से इनकमिंग बंद है। आप इनकमिंग यहां से ले सकते हैं, चला यहां से आउटगोइंग भी होता है, लेकिन चला जब आप ये क्या बोलते हैं उसको, गैस छोड़ते हैं, अधिक सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है अणु सटे सटे, अणुओं की संख्या ज्यादा। अधिक सांद्रता मार्केट में है कम सांद्रता। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में गैसों का प्रवाह विसरण कहलाता है। बोलो ने, इत्र की बोतल ले लीजिए आप, टोकरा में अधिक सांद्रता रहता है कि कम सांद्रता? अधिक सांद्रता मतलब अधिक कंसंट्रेशन, मतलब अणु का सटा सटा होना। अणु का क्या होना? अणु का क्या होना? अणु का क्या होना? तो अणु अगर सटा सटा होगा तो डिब्बा में होगा अणु सटा सटा था, अधिक अंदर में अधिक हो गया, बाहर में क्या हो गया? कम। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाता है। कभी भी चला वायुमंडल का गैस बोतल में जाएगा? जाएगा। जब भी जाएगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। देखिए चला जी, ये मान लीजिए सेंट का बोतल है, कोबरा सेंट है, वही ना हम लोग लगाते हैं ने? गरीबों का सेंट कोबरा सेंट 10 टका में मिलता है, अपना पिया में लेके लोग मार लेता है। एक एक सेंट का दाम चला 40-40 हजार टका, और हम लोग तो मां कसम ऐसा सेंट ले लेते हैं जगह में गंध कम दुर्गंध ज्यादा होता है। तो चला ये जो यहां से ही चलाते हैं चला, तो ये यहां अधिक सांद्रता है और यहां भी गैस है लेकिन कम सांद्रता है। सांद्रता मतलब समझ गया ना, अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो सांद्रता ज्यादा, अणुओं की सांद्रता कम, संख्या कम होगी तो सांद्रता कम। तो अधिक से कम सांद्रता में ही चला फ्लो कर जाता है। बोलो ना रे, इसी को विसरण कहते हैं। कहता है किधर गया, परमाणुओं अथवा अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र, हाई कंसंट्रेटेड रीजन से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाह अथवा विस्थापन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
विसरण की प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? विसरण जो है ये चला तब तक चलते रहेगा जब तक दोनों जगह का सांद्रण समान ना हो जाए। बोलेंगे अगर यहां भी चला सांद्रण समान हो जाए जितना इसके अंदर है, तो कभी इसका गैस इसके बाहर आएगा? कभी नहीं आएगा। तो कहते हैं ये तब तक चलते रहेगा, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों क्षेत्रों की सांद्रता समान ना हो जाए। जल में स्याही की बूंद डालने पर स्याही के अणु जल के अणुओं के मध्य विसरित होकर कैसा मिश्रण बनाते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जो घुल जाए, पूरा पूरा मिल जाए। जैसे बालू और पत्थर विसमांगी है, और पानी और दारू समांगी। दारू में पानी नहीं मिलाए हैं? मारे इतना छोटा सा दारू पीता है रे, दारू में पानी मिलाए हैं? दारू में पानी मिलाते होंगे, समांगी मिलता है। पूरा पूरा पत्थर में दारू मिलेगा, विसमांगी हो गया। तो कहते हैं जल में स्याही मिलाइएगा, समांगी की विसमांगी? पूरा पूरा मिल जाएगा ना, अब पूरा पूरा मिल जाएगा समांगी। जल में स्याही की बूंद डालने पर स्याही के अणु जल के अणुओं के मध्य विसरित होकर समांगी मिश्रण का निर्माण करते। अब गैसों का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, अधिकतर गैसें का डिफ्यूजन होता है। किसी गैस के अणुओं द्वारा स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया को गैसों का क्या कहते हैं? विसरण दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन। इकाई समय में विसरित गैस का आयतन को विसरण की दर कहते हैं। इसे किसी क्षेत्र से होकर विसरित होने वाली गैस की मात्रा तथा इसमें लगने वाले समय के संदर्भ में निम्नवत प्रदर्शित किया जाता है। विसरण की दर का फॉर्मूला होता है किसी क्षेत्र में विसरित होने वाली गैसों की मात्रा बटा समय। एक लाइन में समझ लेना कि जितना अनुसार जितना गैस विसरित होगा उसी को विसरण की क्या कहेंगे? दर कहेंगे। अब इसके लिए चला ग्राहम चचा ने नियम दिया था। ग्राहम चचा ने यह नियम दिया है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है? चला मोलर द्रव्यमान है, कुछ खास नहीं है। ग्राहम ने स्कॉटलैंड के तहत 1848 ईस्वी में गैसों के विसरण संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया। इसके अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के विसरण की दर यानी R उन गैसों के घनत्व के वर्गमूल का क्या होता है? व्युत्क्रमण। R1 पहली गैस के विसरण की दर है, R2 दूसरी गैस के विसरण की दर है, M1 पहली गैस का मोलर द्रव्यमान है और M2 दूसरी गैस का मोलर द्रव्यमान है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर D। इसी को हम लिख सकते हैं, चला R1 by R2 बराबर D2 by D1। R1 by R2 बराबर M2 by M1। M क्या है? मोलर द्रव्यमान है। अब चला एक बार फिर से समझना, इस चैप्टर को एक बार हम और समझाते हैं, तुम बढ़िया से समझने की कोशिश करना। हम आपको बोले हैं चला एक ये ड्रॉ करना है और क्या लिखना है? PVT PCG बोले हैं। P बोले तो, C बोले तो, इसके बारे में हमने कहा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसके बारे में हमने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। और इसके बारे में हमने कहा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। याद है? इसको हम लिख सकते हैं PV बराबर कांस्टेंट। इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3। इसी को हम लिख सकते हैं P1 बट्टा P2 बराबर V2 बट्टा V1। इसी को हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसी को हम लिख सकते हैं V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2। इसको हम लिख सकते हैं P1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा T2। बोलो रे। अब चला देखो, कभी रोटी फुलाया है? रोटी फुलाया है? डेली फुलाता होगा। जब रोटी फुलाता होगा तो क्या करता है? आग को तेज करता है। और रोटी फटने के बाद फूलता है कि बिना फटे फूलता है? फट जाएगा तो फूलेगा। इसका मतलब आयतन कांस्टेंट रहता है। बोलेंगे तो गौर से देखो। किधर गया? नहीं, आयतन तो बढ़ता ना रे, फूलता तो इतना बड़का रोटी रहता है, आयतन बढ़ के इतना बड़का हो जाता है। बोलेंगे प्रेशर उसमें जो गैस का होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब देखो, जैसे आप कभी रोटी फुलाए होंगे तो आप गैस का लौ तेज करते हैं कि धीमा? तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है।
तो रोटी का फूलना चार्ल्स लॉ, रोटी का फूलना। चला, प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, एक मिनट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जरा सा भी लीकेज करेगा तो खाना नहीं बनेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, घटता है। एसी में क्या करते हैं, टेम्परेचर को घटाते हैं तो प्रेशर को घटाते हैं, टेम्परेचर घट जाता है, रूम ठंडा हो जाता है। प्रेशर कुकर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, या यूं कहें कि प्रेशर बढ़ाते हैं गैस का तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। एसी और रेफ्रिजरेटर में चला, प्रेशर कम करते हैं तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है और हमको ठंडक महसूस होता है। तो जितना भी चला एसी ठंडा करने वाला है, रेफ्रिजरेटर हो गया या कुकर हो गया, ये सब किसका नियम, गेलुसाक। और रोटी का फूलना किसका नियम, चार्ल्स। रोटी का फूलना किसका नियम, चार्ल्स। नहीं बुझा होगा, ये चला एसी, रेफ्रिजरेटर और कुकर, ये किसका नियम, रोटी का फूलना चार्ल्स का नियम। तो अब बढ़िया से एकदम आराम से चला जी, क्वेश्चन देखिएगा, गौर फरमाने की कोशिश कीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूर्णा वाला कितने में आंसर गलती है, सुधारते जाइएगा, बोलिएगा नहीं। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी क्या है, आदर्श गैस समीकरण है रे। अरे पीवी बराबर एनआरटी क्या है। अगला क्वेश्चन, गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। बताइए असत्य कथन कौन है। गैस अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप गुणों से निर्मित होते हैं। गैसीय अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल होता है, तो गलत है चला। सशक्त आकर्षण बल तो ठोस में ना होता है रे, किसमें होता है, यही शायद आंसर होगा। आंसर ही नहीं है, नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। हो गया, बाकी सब सही है। अगला, निम्न से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। बॉयल्स लॉ है, एवोगाड्रो भी है, चार्ल्स भी है। जूल का नियम है क्या, नहीं, ये ऊष्मा से संबंधित है जो कि आपको फिजिक्स में पढ़ना है। अभी चला तो हम जूल के नियम पढ़ाए हैं क्या, अभी पढ़ा दिए चैप्टर में, तो नहीं है। निम्न में कौन विसरित नहीं होगा, विसरित होने के लिए क्या चाहिए, गैस। सही है। अरे बाप रे, बता आंसर। आंसर बता। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है कि सांद्रता पर। आंसर आयतन पर निर्भर करता है। चला, तो वायुमंडल के गैस का आयतन कितना ज्यादा है, नहीं है। तो वायुमंडल के गैस जो है हमारे पेट में घुस जाता है। चला, हमारे पेट में जो गैस है ओकर आयतन ज्यादा है कि वायुमंडल के गैस का आयतन ज्यादा है। हाँ, कितना टाइम हो गया। अरे यार, चला, अगर गैस के आयतन पर निर्भर करता तो वायुमंडल का आयतन ज्यादा है कि हमारे पेट के, तब तक ओकरा से हमरा में घुस जाता। ऐसा हो रहा है कि एकर मतलब आयतन पर निर्भर। आंसर असत्य चुनना है। आंसर ए कि बी।
अरे चला 2 दिन से मैराथन जो ले रहे हैं ना, सुतिए नहीं पा रहे हैं, जाते हैं 1 बजे तक बेड पर, 2:30 बज जाता है, नींदे नहीं आता है। कहता है गैसों में कौन सा गुण इन्हें सुबाह्य बनाता है? संपीड्यता। संपीड्यता मतलब सुबाह्य मतलब लिखो बहना, सुबाह्य मतलब बहना, फ्लो। सुबाह्य मतलब बहना, फ्लो। लिखा। संपीड्यता मतलब लिखो कंप्रेशन। संपीड्यता मतलब कंप्रेशन। संपीड्यता मतलब क्या चला? कंप्रेशन मतलब दबाना। तो बताओ जितना ज्यादा दबा हुआ होगा उतना ना तेजी से फैलेगा। जैसे हमारे पेट में गैस बना, हम नहीं छोड़ेंगे और बढ़ने देंगे और बढ़ने देंगे, तो ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा कि फैलल रहेगा? तो कंप्रेस हो जाएगा, छोड़ेंगे एकदम भाम से निकलेगा, नहीं निकलेगा। आंसर डाल्टन का सिद्धांत। जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य ताप। बॉयल का नियम, पीवी बराबर कांस्टेंट न रे। आंसर ये बना लीजिएगा, बनल है, ये हम बना देंगे, बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन जो 17 डिग्री सी की जगह 27 है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब का कि घनत्व का? दाब का। गैसों की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? दाब का। इसको चला पेंडिंग में रहने देना, अभी नहीं बनेगा तुमसे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का भौतिक गुण है? संपीड़ितता। ये दोनों चला रासायनिक गुण है। ये दोनों कौन गुण है? रासायनिक गुण है। हो गया? कितना क्वेश्चन है? कौन सा गैसीय नियम अस्थिर ताप पर, जब ये चला अस्थिर ताप कह दिया पीबीटी बीसीजी, तो अस्थिर ताप कह दिया मतलब बॉयल्स लॉ। आंसर चार्ल्स का नियम, पीबीटी बीसीजी। तो चार्ल्स का नियम किन दो गुणों पर? आयतन और ताप ना, आयतन एवं ताप। ताप और दाब के समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, वोगाड्रो का नियम। अरे भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ना, रोटी का फूलना। अस्थिर आयतन, जब ये कह दिया अस्थिर आयतन तो कहेंगे पी बी टी बी सी जी। बोला हाँ या ना? आदर्श गैस गैसीय नियमों के किस सीमा तक पालन करता है? आंशिक रूप में, क्योंकि आदर्श गैस चला पूर्ण रूप से लगेगा नहीं, क्योंकि आदर्श गैस संभव नहीं है। बॉयल्स चार्ल्स एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित किया गया आदर्श गैस समीकरण न रे, बोलवे नहीं करेगा। अस्थिर दाब पीबीटी, अस्थिर दाब कह दिया चला, इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की बात कर रहा है, तभी ना अस्थिर दाब होगा। अस्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। आंसर ठीक कर लेना नवका किताब में, कर लिया? बोले ना पूर्णा किताब में, पूर्णा किताब में आंसर ठीक करेगा, ठीक है? तब हो सकता है तुम लोग उसके पूर्णा देखो। चला 1 मिनट, हम क्या किए हैं, चला बीच से एक चैप्टर निकाल के तुमको पढ़ाए, इसलिए तुमको दिक्कत होगा। अगले दिन जब हम लोग कल मिलेंगे तो हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।